Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ओमान के डुकम बंदरगाह तक भारत की पहुंच चीन की समुद्री योजनाओं से कैसे जुड़ी है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे पैराशूट रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह क्या है जो MS धोनी से विवादित था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। Please follow our community on Telegram, Facebook and Instagram. Link in description box. ओमान ने डुकम बंदरगाह तक भारत की पहुंच चीन की समुद्री योजनाओं से कैसे जुड़ी है। ओमान के साथ भारत के संबंध 1955 से पहले के हैं, जब देश के बंदरगाह राजधानी मस्कट में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला गया था। 1960 में वाणिज्य दूतावास एक महावाणिज्य दूतावास बन गया और अंत में 1971 में एक दूतावास की स्थापना की गई। ओमान ने 1972 में नई दिल्ली में अपना दूतावास स्थापित किया। ओमान में 6 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें से अधिकांश डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक जैसे पेशेवर कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त यह एकमात्र खाड़ी देश है जिसके साथ भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना नियमित द्विपक्षीय अभ्यास में लगी हुई है। सुल्तान काबूस, जिन्होंने 50 वर्ष तक ओमान के सुल्तान के रूप में शासन किया, ने अपने कार्यकाल के दौरान सत्ता में आने वाली प्रत्येक भारतीय सरकार के साथ मधुर संबंध सुनिश्चित किए। वास्तव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में ओमान के गए थे तो उन्होंने सुल्तान काबूस से मुलाकात की और यहां तक कि उनके साथ रॉयल पैलेस में एक विशेष रात्रि भोज भी किया। मोदी सरकार ने 10 जनवरी को 3 दिन पहले सुल्तान के निधन के बाद उन्हें सम्मानित करने के लिए 13 जनवरी 2020 को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। मार्च 2021 में वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार सुल्तान को भारत और ओमान के बीच विशेष संबंधों के वास्तुकार होने के लिए प्रदान किया गया। PIB के बयान में कहा गया है कि मोदी ने उन्हें भारत के सच्चे दोस्त के रूप में याद किया और भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। डुकम पोर्ट का सामरिक महत्व। ओमानी सरकार के साथ मोदी की फलदायी वार्ता के बाद 2018 में भारत में डुकम बंदरगाह तक पहुंच हासिल की। इसका मतलब यह है कि भारत की पहुंच इसे हिंद महासागर से संबंधित अपनी समुद्री रणनीति का एक प्रमुख घटक बना देगी, जहां वह चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में स्थित होने के कारण बंदरगाह भारत को अदन की खाड़ी के माध्यम से लाल सागर तक आसान पहुंच प्रदान कर सकता है। हालांकि बंदरगाह के लिए उसके स्थान के अलावा और भी बहुत कुछ है। 2018 में जब PM मोदी मस्कट गए थे, तब दोनों सरकारों के बीच 8 समझौतों पर दस्तखत हुए थे। इनमें से एक दोनों देशों को रक्षा मंत्रालयों के बीच था, जिसने भारतीय सैन्य जहाजों को ड्राई डॉक रखरखाव के लिए बंदरगाह तक पहुंच प्रदान की। व्यापार और निवेश के उद्देश्यों के लिए भी बंदरगाह महत्वपूर्ण है। पोर्ट ऑफ डुकम स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक इंडो ओमानी संयुक्त उद्यम का स्थान है, जिसमें मध्य पूर्व में सबसे बड़ा सेविसिक एसिड प्लांट स्थापित करने के लिए $1.2 बिलियन के निवेश शामिल है। टाइम्स ऑफ ओमान की रिपोर्ट के अनुसार डुकम SEZ में बेहतर निवेश के अवसरों को पता लगाने के लिए नई दिल्ली में अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के साथ डुकम डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 2017 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। द इंडियन एक्सप्रेसवे के अनुसार इसके अतिरिक्त एक हमलावर पनडुब्बी और 2 लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भी बंदरगाह पर तैनात किए गए थे। ये सभी उपाय क्षेत्र में बढ़ती चीनी गतिविधियों के कारण आवश्यकों को हो गए थे। तो चीन वास्तव में क्या कर रहा है? चीन की समुद्री गतिविधियों के संबंध में मुख्य चिंता मोतियों की डोरी के रूप में जानी जाती है। यह वाक्यांश चीन को हिंद महासागर में भारत के चारों ओर के कुछ द्वीपों या बंदरगाहों पर नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचों की स्थापित करने और अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए संदर्भित करता है। बंदरगाहों और द्वीपों पर चीनी सेना को ये ठिकाने भारत को घेरने का आभास दे रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन के पास कथित तौर पर मलक्का जल डमरू मध्य के पास नौसैनिक अड्डा है, जो निकोबार द्वीप समूह से बहुत दूर नहीं है। हालांकि 2 सबसे महत्वपूर्ण मोती हैं जिबूती में चीनी ठिकाने अदन की खाड़ी के सामने और गवादर पाकिस्तान में बंदरगाह सुविधा अरब सागर की ओर। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के हिस्से के रूप में मालदीव, श्रीलंका, हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट और म्यांमार में भी निवेश किया गया है। ओमान आधिकारिक तौर पर 2018 में BRI में शामिल हुआ और खाड़ी में चीन का पहला बेस स्टेशन बना गया। डुकम बंदरगाह की BRI में महत्वपूर्ण भूमिका है। आखिरी यह एशिया की अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है।
इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 2016 में चीनी कंपनियों ने डुक्म में $10 बिलियन से अधिक का निवेश करना शुरू किया, जैसा कि 2017 में रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार है। यह उस समय ओमान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लगभग आधा था। इसके अतिरिक्त डुक्म सीज का एक हिस्सा आर्थिक रूप से क्षेत्र में चीन ओमान औद्योगिक पार्क से चीनी राजधानी द्वारा समर्थित है। मध्य पूर्व में चीन की उपस्थिति डुक्म में उसके निवेश से कहीं अधिक है। 2 महीने पहले यूनाइटेड स्टेट इंटेल ने संयुक्त अरब अमीरात में एक गुप्त चीनी सैन्य सुविधा का निर्माण कार्य के सबूत का खुलासा किया। सुविधा के निर्माण के खिलाफ अमेरिका के विरोध के बाद इसे रोक दिया गया। फिर भी इस क्षेत्र में चीनी गतिविधियां बढ़ रही हैं। चीन ने व्यापार बढ़ाया और मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ संबंधों में इस हद तक सुधार किया कि पूर्व इन मध्य पूर्वी देशों का और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहा है। इसलिए निष्कर्ष निकालने के लिए ओमान के साथ भारत के संबंध और डुक्म में बंदरगाह तक इसकी पहुंच भारतीय समुद्री नीति का एक छोटा पहलू नहीं है। अरब सागर और हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों को रोकने या उनका मुकाबला करने के लिए भारत को रणनीतिक बंदरगाहों तक अपनी पहुंच की आवश्यकता है। डुक्म एक ऐसा बंदरगाह है और चीन के तार के आगे मोतियों को रोकने के लिए इसका उपयोग करने के लिए चीनी समुद्री विस्तारवाद पर नियंत्रण रखने में भारत की अच्छी सेवा होगी। पैराशूट रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह क्या है जो MS धोनी अपने दस्तानों पर पहनते हैं? धोनी का बलिदान बैज विवाद यह भारतीय पैरा स्पेशल फोर्सेस का रेजिमेंटल डैगर प्रतीक चिन्ह है जिसे MS धोनी ने अर्जित किया है। धोनी का बलिदान बैज विवाद यह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, जो 2011 में आधिकारिक तौर पर प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे। जब उस समय के सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने अपनी रैंक को पीछे छोड़ दिया था, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने क्रिकेट के खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में मानद आयोग को मंजूरी दी थी। धोनी ने उस वर्ष क्रिकेट विश्व कप में भारत को जीत दिलाई थी और उससे 1 साल पहले पहली बार टेस्ट रैंकिंग में टीम को शीर्ष स्थान पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2007 में उद्घाटन T20 विश्व चैंपियनशिप में भी टीम को जीत दिलाई थी। क्योंकि उन्होंने पैरा रेजिमेंट को चुना था, इसलिए उस समय रेजिमेंटल के कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया की उपस्थिति में उन्हें एलीट पैरा रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। उन्होंने पैरा रेजिमेंट को इसलिए चुना था क्योंकि वह एक ऐसी रेजिमेंट का हिस्सा बनना चाहते थे जिसमें देश भर में और भारतीय सेना के सभी रेजिमेंटों के सदस्य हों, और उसे मैरून बैरेट दिया गया था, जिसने उसे एलाइड पैराशूट रेजिमेंट का सदस्य बना दिया, जिसमें कठोर युद्ध और हवाई संचालन प्रशिक्षण शामिल है। धोनी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और इसके लिए प्रशिक्षित किया और पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में 5 छलांग सहित कठोर प्रशिक्षण पूरा किया। बलिदान बैज क्या है? यह भारतीय पैरा स्पेशल फोर्सेस का रेजिमेंटल डैगर प्रतीक चिन्ह है जिसे धोनी ने अर्जित किया है। प्रतीक चिन्ह में एक कमांडो खंजर होता है जो नीचे की ओर इशारा करता है और इसके ऊपर की ओर फैला पंख होते हैं जो ब्लेड से फैला होता है। ब्लेड पर देवनागरी में बलिदान खुदा हुआ एक स्क्रोल है। पूरा प्रतीक चिन्ह चांदी की धातु में एक ईमानदार लाल प्लास्टिक आयात पर है जो विशेष रूप से पैरा कमांडो के लिए है। धोनी ने 2015 में आगरा में बल की कुलीन पैरा रेजिमेंट के साथ 2 सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण लिया और अपने पाठ्यक्रम के अंत में 5 पैराशूट कूद भी पूरे किए थे। क्या इसका मतलब यह है कि वह एक पैरा कमांडो है? नहीं, पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की एक विशेष बल इकाई है। उन्हें आतंकवाद विरोधी विशेष टोही कर्मियों की वसूली, बंधक बचाव आदि सहित विशेष अभियानों का काम सौंपा जाता है। एक टेरिटोरियल आर्मी अधिकारी के रूप में वह भारतीय सेना के पैरा कमांडो में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि वह पैरा कमांडो नहीं बल्कि पैराशूट रेजिमेंट से संबंधित है। प्रादेशिक सेना में 2 इन्फेंट्री बटालियन होती हैं जिनमें TA यानी कि टेरिटोरियल आर्मी का कोई भी अधिकारी शामिल हो सकता है। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। लद्दाख के बाद भारतीय सेना अब चीन के साथ मध्य LAC की पूर्वी क्षेत्रों में K9 हावित्जर तैनात करने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग के लिए 13,700 करोड़ रुपए आवंटित किए। चीन द्वारा मसाल वाहक के रूप में चुने जाने के बाद भारत बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करेगा। भारत डायनेमिक्स ने कोंकूर एंटी टैंक मिसाइल की आपूर्ति के लिए भारतीय सेना के साथ अनुबंध किया है। भारत ने गोवा में INS विक्रांत के लिए राफेल मरीन का सफल परीक्षण किया। भारत नेपाल ने महाकाली नदी पर पुल बनाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आत्मनिर्भर भारत
भारत ने स्थानीय रक्षा खरीद के लिए 84,598 करोड़ अलग रखे। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.